ईरान से बड़ी खबर है। ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफ 12वें दिन और तेज हुआ प्रदर्शन। खामेनेई के खिलाफ ईरान के 150 से ज्यादा शहर बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त आंदोलन फैल चुका है। अब तक 45 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। ईरान में पुलिस स्टेशन में घुसते समय सुरक्षा कर्मियों ने गोली चला दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ईरान ने तबरीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित की हैं और ईरान में प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई है। खामेनेई के खिलाफ और रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी यहां लगातार हो रही है। आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी किस तरीके से वहां अलग अलग शहर जो धधक रहे हैं आग की चिंगारी में, क्योंकि बहुत ऐसे इलाके ईरान के लगभग ये कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा शहर हैं जहां पर आंदोलन इस वक्त देखने को मिल रहा है। 45 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की अभी तक मौत हो गई है। पुलिस स्टेशन में जब प्रदर्शनकारी घुस रहे थे उस वक्त सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाई इन पर, और जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। ईरान ने तबरीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वहां से उड़ानें निलंबित कर दी हैं। प्रदर्शन वाली जगहों पर इंटरनेट सेवा और मोबाइल को बंद कर दिया गया है। खामेनेई के खिलाफ वहां पर जबरदस्त गुस्सा के लोगों में, रजा पहलवी के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां अलग अलग विषयों पर, वो चाहे बेरोजगारी का मामला हो, गिरती इकोनॉमी का मामला हो, वहां रियाल के गिरते नंबर को लेकर भी लोग गुस्से में हैं। रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है, जिससे भी लोग सड़कों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और रजा पहलवी को लाने की वो मांग कर रहे हैं और इसीलिए वो नारेबाजी भी सड़कों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ईरान की राजधानी तेहरान का हाल हम दिखाते हैं, जहां सड़कों पर हजारों की तादाद में भीड़ खामेनेई की सत्ता को चुनौती दे रही है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सुरक्षा बलों के वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर आपको हम वहीं की दिखा रहे हैं, तेहरान की तस्वीर है जो कि ईरान की राजधानी है। वहां सड़कों पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो कि खामेनेई की सत्ता को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 12वां दिन, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरानी सुरक्षा बलों के वाहनों को भी यहां लोगों ने आग के हवाले कर दिया। आलम यह है यहाँ कि तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, हर तरफ हिंसा का माहौल है। अब आपको तेहरान से आ रही एक और तस्वीर हम दिखाते हैं, जब भीड़ ने सैनिकों के सम्मान में बने मेमोरियल के पोस्टर को ही आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी। ये देखिए आप, ये सैनिकों के सम्मान में जो मेमोरियल यहाँ पर बना हुआ है उसके पोस्टर को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी। ये उन्मादी भीड़ जहां पर भी जा रही है वहां पर इस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी कर रही है। ये तस्वीर आपको तेहरान की हम दिखा रहे हैं। अब ये 2 तस्वीर, तेहरान में कोहराम किस तरीके से मचा हुआ है, सैनिकों के मेमोरियल में आग लगा दी गई, आगजनी कर दी गई। खामेनेई की सत्ता को सीधी सीधी चुनौती है और सड़कों पर जंग के हालात बने हुए हैं। 12वां दिन है आज। ये विरोध, ये प्रदर्शन वहां पर लगातार चल रहा है। अभी तक 45 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर है और जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डरावनी है। अब आपको ईरान के एक और शहर का हाल हम दिखाते हैं। ये शहर है खोमैन, जो ईरान में इस्लामिक शासन के संस्थापक रूहुल्लाह खोमैनी का जन्म स्थान है। और बीती रात यहां भी भीड़ ने इस्लामिक शासन के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। जनता ने कहा कि अब खामेनेई को हटाकर रजा पहलवी को कमान देने का वक्त आ गया है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये लोग शांत नहीं होंगे, ये लोग नहीं रुकेंगे और इसी तरीके से अपना विरोध खामेनेई की सत्ता के खिलाफ वो जाहिर करते रहेंगे। ज्यादती का लोग आरोप लगा रहे हैं, बढ़ती महंगाई का वो विरोध कर रहे हैं। वहां पर खाने पीने की चीजें जो लगातार उनके दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी लोग गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। और लोग सीधी सीधी ये चुनौती दे चुके हैं खामेनेई सरकार को, कि खामेनेई को, कि जब तक उनको राहत नहीं मिलेगी या फिर सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा वो अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे। वो इस तरीके से विरोध करते रहेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या ईरान में भी सत्ता परिवर्तन होगा। ईरान के इस्फहान प्रांत का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। प्रदर्शनकारी यहाँ रजा पहलवी नाम के नारे लगाते हुए सुने जा रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये इस्फहान प्रांत है ईरान का, जहाँ पर प्रदर्शनकारियों का हाल आप देख लीजिए। यहाँ पूरा कब्जा कर लिया गया है पूरे इलाके को।
और प्रदर्शनकारी यहाँ पर रजा पहलवी के नाम से उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं, उनको लाने की अपील कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जो ईरान में हालात बने हुए हैं और पूरे दुनिया की नजर इस वक्त ईरान में है। वहां झंडे को उतारने की या फिर झंडे को लगाने की ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी और इसके अलावा खामेनी सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा। उत्तरी ईरान के गोरगन शहर में भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। यहाँ भीड़ ने गवर्नर की बिल्डिंग के साथ साथ कई पुलिस गाड़ियों और मोटर बाइकों को भी आग के हवाले किया। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये गोरगन शहर है ईरान का, उत्तरी ईरान का, और यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर भी देखने को मिला के बेतहाशा भीड़ है हजारों की तादाद में। और गवर्नर की बिल्डिंग के अलावा कई पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, कई मोटर बाइकें वहां पर थी जिनको आग के हवाले कर दिया। इनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और सिर्फ एक या दो शहरों का हाल नहीं है बल्कि 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा शहर इस वक्त ऐसे हैं जो वहां प्रदर्शन की आग में, आंदोलन की आग में जल रहे हैं ईरान के। लोग मानने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी मांगे हैं, अलग अलग हिस्सों में उन्हीं मांगों को लेकर वो सड़कों पर है। उनकी ओर से अब सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा तो ही उनको चैन मिलेगा, तो ही उनको राहत मिलेगी। सत्ता परिवर्तन के बगैर कुछ भी मानने को तैयार नहीं है ईरान के लोग इस वक्त। 150 से ज्यादा शहर हैं जो आग की चिंगारी में इस वक्त झुलस रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें भीड़ आप देख लीजिए और ये उन्मादी भीड़ जहां जहां से आगे गुजरती है वहां इस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी की जाती है। 12वां दिन है ईरान में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन का। पूरा ईरान जल रहा है, यकीन मानिए। तेहरान की तस्वीर है, खोमैनी की तस्वीर आपके सामने है, इस्फहान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरगन की भी तस्वीर आपके सामने है जहां आग लगा दी जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है और नारेबाजी के साथ ये भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है। और ईरान से आ रही हर एक तस्वीर आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे किस तरीके से वहां पर उन्मादी भीड़ आगे बढ़ रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है और वहां सीधे सीधे खामेनी सत्ता को चुनौती देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी मिली है। गवर्नर आनंद बोस को धमकी भरा ईमेल आया है और धमकी वाले ईमेल के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त है जहां पर राज्यपाल को जान से मारने की धमकी मिली। सीपी आनंद बोस को यह धमकी भरा ईमेल आया है और धमकी वाले ईमेल के बाद राज्यपाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय, बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ ने मामले का संज्ञान लिया कि राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर आधी रात तक वहां पर बैठक हुई और उसके बाद इस बैठक के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है राज्यपाल की। ये जानकारी है, ये अपडेट है। गृह मंत्रालय, बंगाल पुलिस और सीआरपीएफ सभी ने इस पूरे ही मामले का संज्ञान लिया। इस विषय को गंभीरता के साथ लिया गया है और गवर्नर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है जहां पर धमकी भरा ईमेल, जान से मारने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है राज्यपाल को और इसके बाद अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और ये अपडेट भी आपको हम दे रहे हैं कि सुरक्षा उनकी बढ़ाई जा चुकी है। राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर आधी रात तक वहां बैठकें हुई हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको हम बताएं कि आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्मा गई है। आज कोलकाता में ईडी रेड के खिलाफ सीएम ममता मोर्चा निकालेंगी, मार्च निकालेंगी। आईपैक कार्यालय पर ईडी के छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन वो करती हुई दिखाई देंगी। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, आईपैक पर ईडी का शिकंजा जो कसता हुआ दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में, इसी को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। आज कोलकाता से खबर है कि वहां ईडी रेड के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मार्च निकालेंगी। आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के विरोध में वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। कल भी वो तस्वीरें कोलकाता से सामने आई थी, हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से ममता खुद बाहर निकली और उसके बाद विरोध दर्ज किया। आज भी तस्वीर है कि उनका मार्च होगा कोलकाता में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और ममता दीदी आमने सामने आ गए हैं। ये पूरा बवाल कोलकाता में आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के बाद शुरू हुआ। इसकी सियासी कड़ी ये है कि प्रतीक जैन की आईपीएसी ममता बनर्जी की चुनावी रणनीतिकार फर्म है। हालांकि ईडी का ये एक्शन कोयला घोटाले को लेकर हुआ। ये घोटाला ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जमीनों से कोयले के अवैध खनन और परिवहन से जुड़ा है। ईडी और सीबीआई ने इस मामले में साल 2020 में एफआईआर भी दर्ज की थी। इस मामले में अभिषेक बनर्जी और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ साथ कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। जिस प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में ईडी की छापेमारी हुई वो आईपीएसी के डायरेक्टर हैं जो कोलकाता में ही बैठते हैं।
जिस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही थी उसी वक्त ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गई, जहां से कुछ देर बाद वो अपने साथ एक फाइल और लैपटॉप लेकर निकली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी की टीम टीएमसी के कैंडिडेट की लिस्ट और पार्टी की रणनीति चुराने आई थी। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, हाईकोर्ट तक पहुंचा आईपैक पर ईडी की छापेमारी का पूरा ये मामला। छापेमारी में दखल अंदाजी को लेकर हाईकोर्ट में ईडी की याचिका, छापेमारी के खिलाफ आईपैक ने भी हाईकोर्ट में अर्जी लगा ली है। आज हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की अर्जी पर सुनवाई होगी। आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन की पत्नी ने ईडी पर चोरी का आरोप लगाया है। प्रतीक की पत्नी ने ईडी के खिलाफ पुलिस से चोरी की शिकायत की है। दरअसल गुरुवार को छापेमारी के बाद दिन भर चले हंगामे के बाद अब लड़ाई अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। ईडी ने जहां छापेमारी के दौरान ममता की दखल अंदाजी का मुद्दा उठाया, तो वहीं आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता मौके पर पहुंचे और वहां पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। और ईडी पर प्रतीक जैन की पत्नी ने चोरी का आरोप लगा दिया। अब ईडी का कहना है कि यह मामला वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है, जबकि टीएमसी इसे सियासी प्रतिशोध और सत्ता की चालाकी बता रही है। प्रतीक जैन के घर करीब 8 घंटे तक छापेमारी वहां पर चली और ममता बनर्जी आखिरी वक्त तक वहीं पर मौजूद रही। ममता बनर्जी हरे रंग के कवर में जो कागज लेकर बाहर निकली, उसने कई सवाल उठा दिए। बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अमित शाह पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी चुनाव हार रही है तो सरकारी जांच एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. इधर बीजेपी पूछ रही है कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में दखल क्यों दिया और आईपैक के पास वोटर लिस्ट क्यों और कैसे पहुंची। ईडी निश्चय तार क्षमता বলে তারা তাদের मुख्यमंत्री বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। इस बीच अखिलेश यादव सबसे पहले ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए और लिखा, पश्चिम बंगाल में ईडी की ये छापेमारी बीजेपी की बुरी हार का पहला प्रमाण है। अब ईडी भले ही इस पूरे ही मामले को कोयला घोटाले से जोड़कर बता रही है, लेकिन ममता बनर्जी का गुस्सा ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रतीक जैन की फर्म के पास रखे थे। अब समझिए कि इस फर्म का राजनीति से क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है। आईपैक वही फर्म है जो पिछले कई सालों से टीएमसी की चुनावी रणनीति, चुनावी नारे और उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाती रही है। 2014 हो, 2019, 2021 और 2024 के चुनाव में आईपैक की भूमिका खास तौर पर रही है और इन सभी चुनावों में टीएमसी ने बीजेपी को हराया था। शुरुआत में इस संगठन से प्रशांत किशोर जुड़े थे, लेकिन उनके राजनीति में जाने के बाद प्रतीक जैन आईपैक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये फर्म सिर्फ टीएमसी के लिए ही नहीं बल्कि कई दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काम करती है, जैसे बिहार में जेडीयू, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए यह फर्म काम करती है। और ये वही फर्म है जिसने 2014 से पहले चाय पर चर्चा, मोदी आने वाले हैं और हर घर मोदी, घर घर मोदी जैसे अभियान शुरू किए, जिससे बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। अब यही जो फर्म है वो निशाने पर आ गई है और प्रतीक जैन के घर छापेमारी लगातार चली। दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, दिल्ली में बड़ा हादसा हुआ कि गड्ढे में समाया ईंटों से भरा हुआ ट्रक और सड़क धंसने से ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हो गया था। बाल बाल बची ट्रक ड्राइवर की जान। इग्नू यूनिवर्सिटी के पास ये हादसा हुआ है। मेट्रो की खुदाई से ये सड़क जो है वो पूरी खोखली हो गई थी और धंस गई थी, जिसके बाद वहां एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ जो था वो गड्ढे में समा गया। उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क धंसने से ये हादसा दिल्ली में हुआ के बाल लेकिन अपडेट ये है कि ट्रक ड्राइवर की जान बच गई। इग्नू यूनिवर्सिटी के पास ये हादसा हुआ। 2 तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। मेट्रो की खुदाई का काम चल रहा है और मेट्रो की खुदाई से खोखली ये पूरी सड़क हुई, जिसके बाद धंस गई और उससे जब ट्रक यहाँ से गुजर रही थी तो वो हादसे का शिकार हो गई। गड्ढे में ईंटों से भरा हुआ ट्रक समा गया, लेकिन राहत की बात यह है कि जो चालक था वो एकदम ठीक है, सुरक्षित है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अगले महीने भारत दौरे पर आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। एआई पर हुए समझौते को लेकर आगे बढ़ेंगे दोनों ही देश और इसलिए मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जब मुलाकात हुई विदेश मंत्री एस जयशंकर की, उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अगले महीने भारत के दौरे पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति को आना है, वो भारत दौरे पर आने वाले हैं और उससे पहले ये मुलाकात। एआई पर हुए समझौते को लेकर दोनों ही देश अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उस पर लगातार निगाहें टिकी रहेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात।
उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग और अखिलेश के बीच में वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है। चुनाव आयोग ने भेड़िया आया वाले डायलॉग के जरिए तंज कसा। अखिलेश यादव ने भी बहुरूपिया भेड़िया वाली कहानी लिखकर पलटवार किया। अब चुनाव आयोग और अखिलेश यादव दोनों ही आमने सामने। चुनाव आयोग ने तंज कसा, वो पहली तस्वीर, पहला पोस्ट आप देख रहे हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव ने किस तरीके से पलटवार किया है वो भी आपके सामने है। सोशल मीडिया पर ये सब हो रहा है। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों ही आमने सामने, दोनों के बीच में वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। चुनाव आयोग ने भेड़िया आया वाला डायलॉग जारी किया और इसके जरिए तंज कसा, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि बहुरूपिया भेड़िया के जरिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में तुर्कमान गेट बवाल मामले की जांच तेज हो गई है। 6 और आरोपी पकड़े गए हैं। अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी बवाल के मामले में हो चुकी है। कोर्ट ने 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। पथराव करने वाले कई आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। जल्द एसपी सांसद जो है मोहिबुल्ला नदवी को समन भेजेगी दिल्ली पुलिस, ये भी बात सामने आ रही है। और इस पूरे ही मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एमन रिजवी का भी नाम आ गया। बवाल के मामले में सलमान नाम का एक यूट्यूबर भी शक के दायरे में है। अब इन सभी से पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर। बात करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट एमन रिजवी। अमन जी, आपका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, इंस्टाग्राम पे भी कई हजार लोगों ने उसको देख लिया है। और अब जो पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने भीड़ को भड़काया, भड़काऊ पोस्ट किया, वहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा करने की बात की, ऐसा क्यों? तो जिस दिन ये दरगाह फैज़ इलाही का ऊपर जो 20 बुलडोजर ने कार्रवाई करी, उस वक्त मैं दिल्ली में भी नहीं थी, मैं गाजियाबाद में एक शादी में मौजूद थी। हाँ, आने के बाद जब मुझे पता चला कि इस तरह दरगाह फैज़ इलाही पर 20 बुलडोजर आए हैं और कार्रवाई हुई, तो उस वक्त 4:15 बजे, सुबह 4:15 बजे मैंने एक वीडियो जो है वो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट करा। उसमें मैंने कुछ ऐसा, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि देखिए, जब दरगाह फैज़ इलाही पर बुलडोजर ने कार्रवाई 1 बजे के करीब करी और पथराव भी उसी वक्त हुआ। मेरे फेसबुक की हेडिंग में भी अगर आप ये देखें, उस पर यह लिखा हुआ है कि दरगाह फैज़ इलाही पर 20 से ज्यादा बुलडोजर की देर रात कार्रवाई, यही मेरी हेडिंग है। वो ना ज्यादा वायरल हुई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की हमारे पे मतलब लोग हमें एक तरह से ट्रोल कर रहे हैं, सोशल ये जितना भी स्ट्रीम चैनल है, अगर हमारे बारे में इस तरह का एक एजेंडा चला रहा है। देखिए, 4:08 पे ये पोस्ट हुई। ये रहा, दिल्ली पुलिस ने मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करा है, लेकिन मैं एमन रिजवी पूरे होशोवास में ये कह रही हूँ, अगर दिल्ली पुलिस मुझसे कांटेक्ट करती है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ उसका ताउन करूंगी। और अभी भी मैं जामिया नगर में ही आपको ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रही हूँ। मैं यहाँ से भागी नहीं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय महिला हूँ। कि वहां पर जो लोगों ने पथराव करा, नारे लगाए, वो बिल्कुल गलत था। पुलिस के ऊपर पथराव करना अपनी ही सिक्योरिटी को। ये बात तो आपने वीडियो में नहीं कही क्या? मुझे ये वीडियो में तो आपने नहीं कही कि जो पथराव किया वो गलत था। तो आप ये दिखाई ना, मैंने वीडियो में वो वाला विजुअल लगवाया क्या? अभी तो आप कह रहे हैं पथराव हुआ। आप मेरी वीडियो को देखिए, पूरा फैक्ट चेक करिए, पूरा बैठिए। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बता रही हैं कि इन्होंने जो वीडियो डाला, और साथ ही में अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से इन्हें कोई संपर्क नहीं साधा गया है। और ये भी कह रही हैं कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस की तरफ से इनसे संपर्क किया जाएगा वीडियो को लेकर के, या भी फिर किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन में, तो ये दिल्ली पुलिस के साथ जो इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करेंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तुर्कमान विवाद में एमन रिजवी के बाद एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सफाई दी है। सलमान नाम के यूट्यूबर ने कहा है कि मैंने लोगों को शांत रहने के लिए कहा था, मैंने उल्टी सीधी हरकत करने से लोगों को रोका था। सलमान ने कहा है कि क्या अब मुसलमानों को अपनी बात रखने का हक नहीं है? सलमान ने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। एएमयू प्रशासन पर हिंदू महिला प्रोफेसर का बड़ा आरोप है। हिंदू महिला प्रोफेसर ने एएमयू में सांप्रदायिकता के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजनीतिक विज्ञान के अध्यक्ष और डीन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। मेरा 20 साल से ज्यादा समय से एएमयू में उत्पीड़न हो रहा है और सांप्रदायिक टिप्पणियां और भेदभाव लगातार किए जाते रहे हैं इतने सालों में। वाइस चांसलर को लिखित शिकायत की है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एएमयू में राजनीतिक विज्ञान विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं रचना कौशल, जिनकी ओर से यह आरोप लगाया गया है। हिंदू महिला प्रोफेसर के आरोपों पर एएमयू प्रशासन के जवाब का अब इंतजार है।
खबरों में आगे बढ़े, झारखंड से खबर है। झारखंड में जंगली हाथी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा और कोल्हान में कई गांव दहशत के साए में हैं, क्योंकि हाथी बीते 6 दिनों में 16 लोगों की जान ले चुके हैं। रात के अंधेरे में हाथी की चिंगाड़ ने सन्नाटे को चीर दिया और फिर हाथी ने अपनी सूंड से घर के दरवाजे को कई बार धकेला। जब घर के अंदर परिवार को लगा कि हाथी आपस से बाहर हो रहा है तो उन्होंने शोर मचाया और हाथी को दौड़ा दिया। तस्वीरें झारखंड के चाईबासा के एक गांव की है, जहां ये जंगली हाथी भाग गया, लेकिन इस हाथी ने इलाके में कोहराम मचाया हुआ है। हाथी अपने झुंड से भटक गया था और गांव-गांव अपने साथियों की तलाश में घूम रहा है, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ने में नाकाम है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में चोरी का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया कि यहाँ एक चोर दुकान में दाखिल हुआ, लेकिन काफी छानबीन के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो काउंटर में पड़े चिल्लर वो गिनने लगा। वहीं उसकी ये हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। चोर ने काउंटर के हर एक हिस्से को खंगाला, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे में उसने काउंटर की दराज में पड़े फुटकर पैसे उठा लिए, पहले जेब में रखे, फिर उन्हें गिनने लगा। इस दौरान चोर को ये ध्यान नहीं रहा कि दुकान में कैमरा लगा है और वो उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा है। चोर ने पैसे गिनने के बाद उन्हें जेब में रखा और दूसरी ओर छानबीन करने लगा, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो दुकान में पड़े 2-3 पुराने लैपटॉप लेकर चलता बना। हैरानी की बात तो ये है कि चोरी के लिए चोर ने दुकान का ताला नहीं तोड़ा, बल्कि डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला, जिससे पुलिस को शक है कि चोरी करने वाला शख्स दुकान के बारे में सब कुछ जानता था। वेनेजुएला मामले में ट्रंप को बड़ा झटका लगा के अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ कि वेनेजुएला ऑपरेशन के विरोध में 52 वोट पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 47 वोट पड़े और ट्रंप की पार्टी के 5 मेंबर्स ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया और ट्रंप ने अपने सीनेटर्स पर नाराजगी अब जाहिर की है। रिपब्लिकन्स को इन सीनेटर्स पर शर्म आनी चाहिए, ट्रंप ने कहा। इन्होंने हमारी युद्ध करने की शक्ति छीनने की कोशिश की है। इस पर यह प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सामने आ गई है। ये बड़ा झटका लगा है वेनेजुएला पर जो कार्रवाई की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसके बाद अब अपने ही देश में किस तरीके से विरोध हो रहा है, ये उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ है। खबर राजस्थान की पाली से है। पाली में अनाज से भरा एक ट्रक हाईवे पर पलट गया और इस हादसे का वीडियो पीछे चल रही कार में बैठे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो कि वायरल है। पहले ट्रक लहराया और फिर कुछ देर बाद ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हाईवे पर इस हादसे को जिसने भी देखा उसकी सांसें अटक गई। हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं थी, सिर्फ इतना हुआ कि ट्रक अपनी लेन से भटक गया और फिर जो उसके बाद हुआ वो आप लोगों के सामने है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि ट्रक की चपेट में दूसरी गाड़ियां नहीं आई, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। खबरों में आगे बढ़े, राजस्थान से खबर है। राजस्थान के दौसा शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को पोल से नीचे उतारा। युवक जिस तार पर लिपटा दिख रहा है वो खतरनाक 11 केवी की बिजली लाइन। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर दी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से युवक को नीचे उतारने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन क्रेन से उतारते वक्त युवक नीचे गिर गया। हालांकि वहां सिविल डिफेंस कर्मी सुरक्षा जाल के साथ मुस्तैद खड़े थे, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान युवक को हल्की चोटें आई, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि उसका अपने ठेकेदार के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जिस वजह से उसने एक खतरनाक कदम उठाया।